नमस्कार दोस्तों। हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यूपी पीसीएस मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। एक वीडियो आपने देख ली फर्स्ट पेपर 2018 का। अब 2018 में सेकेंड पेपर में कौन से प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हम देखेंगे। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वीडियो कुछ लंबी हो रही है, पहला वीडियो, तो इस बार हम क्या करेंगे, संक्षिप्त में ही बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम क्वेश्चन को समझ लें, बाकी उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो तो हम तो पढ़ेंगे ही, सिलेबस तो कवर करना ही है। तो यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगाते, सिर्फ प्रश्न को समझते चलिए, दिमाग में एक आइडिया बन जाए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। वहाँ मैंने बता दिए थे कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दो तरह के प्रश्न आएंगे। एक की शब्द सीमा है 125 शब्द, दूसरे वाले की 200 शब्द। देखिए सेक्शन ए में क्या प्रश्न पूछे गए थे 2018 में, ध्यान से देखिए। कश्मीर मामले में भारत मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है? भारत क्यों कहता है कि कश्मीर का जो मामला है हम और पाकिस्तान मिलकर सुलझा लेंगे, कोई बीच में ना आए। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके बारे में आईआर में पढ़ते हैं, स्पेशली प्री में इस पे काफ़ी जोर दिया जाता है, प्रश्न एक दो बार आए भी हैं। तो कहा गया है कि उसका जो अधिकार क्षेत्र है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है, इसकी आलोचना करनी है। इसका काम किस नेचर का है उसके आधार पे आप आलोचना करेंगे। ठीक है, बस सिंपल है। आगे, उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि क्षेत्र की समस्याओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। अगर आपको ओवरऑल पता है भारत के किसानों की समस्याएं, तो काफ़ी हद तक यहाँ भी वही चीज़ें हैं। तो उन चुनौतियों पर प्रकाश डालना है, क्या समस्याएं हैं और सुधार के लिए क्या क्या सुझाव आपके पास हैं, बता दीजिए, सिंपल है। आगे, मेंस के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। चुनावी बॉन्ड क्या है? क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है? सरकार का तो यही तर्क है। बाकी जो लोग हैं, कुछ मीडिया के लोग और कुछ विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि इससे तो और ज़्यादा दिक्कत हो गई है, एक ही पार्टी को पैसे मिल रहे हैं और भी समस्याएं हैं। तो एक्चुअली क्या है कि आप इस क्वेश्चन में बताएं कि ये है क्या, सरकार ने क्यों लाया इसको, और उसके बाद ये जो पारदर्शिता लाने में सक्षम वाली बात है, इसमें दोनों पक्ष लिखें कि हाँ इस तरह से पारदर्शिता लाई जा सकती है, लेकिन ये समस्याएं भी हैं, इनमें थोड़ा सा बदलाव किया जाना चाहिए, मतलब इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये बदलाव किए जाने चाहिए, हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूहों का क्या प्रभाव पड़ा है? सरकार बहुत पहले से स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दे रही है, तो पर्याप्त इतने अनुभव तो हो गए हैं कि जिसके आधार पर आप देख सकते हैं कि इनके होने से ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। सिंपल है, अगर आप स्वयं सहायता समूह के बारे में जानते हैं कि कैसे समूह बना के लोग काम करते हैं, तो आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। सिंपल सा प्रश्न है, वर्णन करना है इसका। आगे देखिए, छोटा सा, मतलब अभी लघु उत्तरीय है ना, तो ज़्यादा नहीं लिखना इसमें। प्रवासी भारतीय का भारत के आर्थिक व्यवस्था में योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था इस तरह के प्रश्न आते हैं कि जो प्रवासी भारतीय हैं, जो बाहर जाके पैसे भेज रहे हैं हमारे यहाँ काम करके, हमारी अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान है, और फॉरेन रिजर्व अगर करंट में आपको पता होगा कि कितना है हमारा, उसका वर्णन कर दीजिए। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है यहीं से आता है, जो भारतीय जो बाहर गए हैं कमा के भेज रहे हैं, रेमिटेंस भेज रहे हैं, वो चीज़ें, बाहर से टेक्नोलॉजी आ रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे, हो गया। खैर ज़्यादा संक्षेप में नहीं जाते, इसको तो कवर करना ही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, ध्यान से देखिए। भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिकी संघीय व्यवस्था से अलग है? सिलेबस डिस्कस करते समय मैंने कहा था कि अमेरिका के साथ और ब्रिटेन के साथ, ज़्यादातर इन्हीं के साथ तुलना होती है। ब्रिटेन के साथ तुलना होगी तो संसदीय व्यवस्था की तुलना होगी, और जब अमेरिका के साथ तुलना होती है तो संघीय व्यवस्था की तुलना होती है। इन दोनों को समझेंगे अच्छे से। फिलहाल यही पूछा गया है सिंपल कि अमेरिका का हमसे अलग कैसे है, बता दीजिए, सीधा सीधा प्रश्न है। आगे, राज्यसभा के उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। यहाँ से प्रश्न प्री में भी बनते हैं, यूपीएससी ने पूछे हैं कई बार। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ये स्टैटिक प्रश्न है, आपको सिर्फ ये बता देना है कि यहाँ यहाँ जो शक्ति, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर अखिल भारतीय सेवा कोई बनानी है तो उससे संबंधित प्रस्ताव यहीं पे आएगा,
ये एक विशिष्ट शक्ति है राज्यसभा की। ऐसे ही कुछ और 2-3-4 बातें हैं, उनकी व्याख्या कर देंगे, हो जाएगा। वैसे भी आप देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, 125 शब्द में लिखना है, सिंपल है। आगे भारत के आम चुनाव में मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसको वीवीपैट कहते हैं, इसके प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए। इसमें कहा जाता है कि जो है वीवीपैट होना चाहिए, एक स्लिप आती है कि हाँ आपने वोट दिया, ये सबूत है। इसका क्या प्रयोग, मतलब इसका जो प्रयोग हो रहा है उसका मूल्यांकन करना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें चुनौतियाँ क्या हैं। ठीक है जी, इतना बस बताना है। आगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण करना है। ठीक है, जो कैग होते हैं, संवैधानिक स्थिति का मतलब ये हुआ, आप सिंपल इतना बता देंगे कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत इनका जो है इस पद की व्यवस्था है, कैसे नियुक्ति होती है और आगे बढ़ के इनके काम क्या है, इतना बता देंगे। यही आपसे पूछा गया है, उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ध्यान से समझिए। ये तो मुद्दा अभी भी चर्चा में है, मेंस में आ सकता है प्रश्न अभी भी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की सैन्य वापसी, मतलब अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी। एक सेकेंड, कहाँ गया, ये देखिए। अब अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी, बताना है आपको कि अगर वहाँ से सेना अब तो हट ही गई है, अब तो तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तो अब अलग तरह से प्रश्न आएगा कि तालिबान से हमारे संबंध कैसे स्थापित हो। अफगानिस्तान वाले टॉपिक में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, वो तो वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते हैं। आगे ये प्रश्न अभी भी प्रासंगिक है अलग रूप में। ओबोर के आलोक में भारत चीन संबंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। ओबोर बोले तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये चीन का है। ये कहता है कि पुराना जो सिल्क रोड था उसी को पुनर्जीवित कर रहा है। तो इसको लेकर के भारत चीन संबंध कैसे प्रभावित हो रहा है, खासतौर से आप देखिए असली मुद्दा यही है कि हमारे जो कश्मीर वाला जो इलाका है वहाँ से इनका एक रोड गुजरता है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा किया है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। बाकी आप और भी चीज़ें बता सकते हैं कि भारत इस पे असहमति जताने के और कौन से तर्क देता है, बाकी चीज़ें आप समझ रहे हैं। आगे देखिए, धारा 370 पर सरकार ने कार्रवाई की थी, पूछ लिया गया। तो अब चूंकि ये प्रश्न उतना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन पढ़ देता हूँ एक बार। धारा 370 पर भारत की कार्रवाई ने जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया है। यह इस क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, चर्चा कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था, करंट अफेयर में बात थी, प्रश्न आ गया। आगे ये देखिए, नीति आयोग के गठन के कारण, उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग का विवरण दीजिए। एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं आप, 2 संस्थाओं की बात हमने कर ली, अभी एक कैग की बात की है, नीति आयोग की बात हो रही है, अभी एक और आएगी। यानी कि जो बॉडीज़ हैं, चाहे संवैधानिक हो चाहे गैर संवैधानिक हो, उन पर आपको ध्यान देना है। सेकेंड पेपर में वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो नीति आयोग के बारे में पूछ लिया कि नीति आयोग क्यों गठित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसके कार्य किस तरह के हैं। और जब नीति आयोग बनी थी, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि कह दिया कि हाल ही में, तो आप बता सकते हैं। ठीक, कि ये हाल ही का मतलब 2018-19 नहीं है। ठीक है, तो इसका विवरण देना है। बेसिकली पुनर्गठित किया गया था तब, अरे हाँ जी, ये देखिए, नीति आयोग को पुनर्गठित किया गया था। गठन कब हुआ था, 2015 में, लेकिन पुनर्गठित जब किया गया तब उसमें पूछा गया कि इसमें क्या क्या बदलाव किया गया, कौन सी नई बातें इसमें ध्यान देने वाली हैं। ठीक है जी। आगे प्रश्न संख्या, इधर देखिए 15, गरीबी और भूखमरी से संबंधित मुद्दे क्या। ये तो सिर्फ सिलेबस का इतना उठा के दे दिया, यही तो सिलेबस में था, आगे लिख दिया क्या है। तो अब बताएंगे यहाँ पे कि गरीबी से, भूखमरी से कौन कौन से इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हों, राजनीतिक हों, आर्थिक हों, ये सारी चीज़ें आप बता देंगे, हो जाएगा। अलग अलग डायमेंशन में लिखेंगे, डायग्राम बना के लिखेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे देखिए, ई गवर्नेंस क्या है, मैंने बताया था सिलेबस डिस्कस करते समय कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, ई गवर्नेंस स्पष्ट करिए कि क्या है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार की ढेर सारी चीज़ें चल रही हैं, काम हो रहा है, उसी को आपको बताना है। और इसकी विशेषताएं क्या है, इसका लाभ क्या है, ये बताने के बाद आप बताइए कि इसमें चुनौतियां क्या हैं। हो गया, सिंपल है, एक ही टॉपिक में कवर किया जा सकता है एक ही वीडियो में।
मैं अपने वीडियो की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आप लिखेंगे ही 2 शब्दों में यहाँ पे। आगे देखिए 17, प्रश्न संख्या 17, 2019 के मानसून सत्र में संसद ने आतंकरोधी कानून और सूचना अधिकार में संशोधन किया है। संशोधन के फलस्वरूप क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, विश्लेषण करें। देखिए ये करंट अफेयर का प्रश्न है, सिलेबस का भी प्रश्न है। जिस समय मेंस होने वाला होता है उसके आसपास एक साल पहले, 6 महीने पहले अगर कोई नया कानून आया है संसद में तो उस पर आपको नज़र बनाए रखनी होती है और कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं, कौन सी खासियत है उसकी, उस पर ध्यान देना होता है। यहाँ से प्रश्न 1-2 प्रश्न आते ही रहते हैं, यूपी पीसीएस मेंस हो चाहे यूपीएससी मेंस हो। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 18, भारत के संविधान में समता के मूल अधिकार की समीक्षा कीजिए। यहाँ आप बता दीजिए कि मूल अधिकारों में समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है और उसके बारे में चूंकि समीक्षा करनी है तो उसके जितने डायमेंशन बनते हैं, बड़ा प्रश्न है 200 शब्दों में लिखना है, तो उसके डायमेंशंस की बात करिए कि इससे समता आ भी रही है कि नहीं, उसकी समीक्षा कर देनी है, हो गई बात। आगे भारत में वैकल्पिक विवाद तंत्रों का उदय और प्रयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इमरजेंस ऑफ यूज ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स एड्रेसल मैकेनिज्म इन इंडिया। एक है विवाद निवारण तंत्र में, एक सामान्य तौर पर कोई विवाद होता है हम न्यायपालिका में जाते हैं, है ना। इसके अलावा कौन कौन से वैकल्पिक तंत्र हम बनाएं, वैकल्पिक विवाद तंत्र, उनके क्या कह रहा है, उनके उदय और प्रयोग पर एक टिप्पणी लिखिए। इनके उदय की क्या ज़रूरत है, मतलब अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जैसे कि ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं और भी चीज़ें हैं, इस पर बात करनी है। इनका प्रयोग कैसे किया जाए, साथ ही साथ इसमें कुछ प्रश्न जुड़ जाते हैं, कुछ प्रश्न जैसे कि न्यायपालिका की भूमिका को कहीं कम तो नहीं किया जा रहा, कार्यपालिका इन सब चीज़ों में हावी तो नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें आप संक्षिप्त में लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा। आगे हाँ, इसी की मैं बात कर रहा था। प्रश्न संख्या 20, तीसरा जो है, तीसरी बॉडी यहाँ पे आ गई। भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के गठन और कार्य का वर्णन कीजिए। गठन कैसे होता है, क्या यह संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, ये किसी अधिनियम से जुड़ा है, क्या है, और कार्य इसका कैसा है, इसका वर्णन करते हुए कुछ चिंताएं हैं उनकी भी बात कर सकते हैं और उपाय भी बता सकते हैं। ये हो गया, और मुझे लगता है कि ये वाला काम हमने संक्षिप्त में कर लिया है। कितना टाइम हुआ देखें, 12 मिनट, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से बाकी प्रश्नों को हम देख लेंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, ध्यान में हर चीज़ को बिठाइए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी आसान हो सके। ठीक है जी, और अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।